अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये बीकॉम की बुक का सेकंड एडवांस अकाउंटिंग की बुक का चैप्टर है, और इसी तरह ये आईकॉम पार्ट 2 की बुक का भी चैप्टर है। तो मतलब अगर आप इस टॉपिक को देख लेते हैं तो ये दोनों क्लासेस कवर हो जाती हैं। आप जिस भी क्लास के रिलेटेड हैं, बेसिक्स इनकी जो बुनियाद है इस चैप्टर की, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सेम है। सिर्फ डिफरेंस जो आएगा वो आगे जाके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में आएगा। तो ये आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में हमने कौन कौन से कंटेंट कवर करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंट एक्चुअली। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट। जनरल एंट्रीज क्या होंगी कंसाइनर की बुक में और कंसाइनी की बुक में। तो कंसाइनर क्या होता है और कंसाइनी क्या होता है, ये दोनों हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। जो हमने कंसाइनी को हमारा स्टॉक भेजा है, अगर उसमें से कुछ बच गया है तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इनवॉइसिंग गुड्स एट द प्राइस हायर देन कॉस्ट। ये क्या होती है? समटाइम ऐसा होता है कि हमने अपना प्रॉफिट, कंसाइनर ने अपना प्रॉफिट छुपाने के लिए जो गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को, वो समथिंग हायर देन द कॉस्ट प्राइस होती है, प्राइस। तो वो उसको कैसे हमने रिकॉर्ड करना है, कैसे असल एक्चुअल हमने प्रॉफिट निकालना है, उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे इसमें। देन लॉस ऑफ स्टॉक्स, अगर कुछ लॉस हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांजिट, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और नॉर्मल और नॉर्मल लॉस में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से व्हेन अ पर्सन सेंड गुड टू इट्स एजेंट फॉर सेलिंग ऑन कमीशन बेसिस, दिस एक्ट इज नोन एज द कंसाइनमेंट। जब कोई बंदा अपनी चीजें बेचने के लिए किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे शख्स को भेजता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। होता यूँ है कि जब लोग अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो। जिस एरिया में हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारी जो कमोडिटीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो किसी दूसरे एरिया में भी सोल्ड हो। तो वो क्या करते हैं, वहां पर कोई अपना एक एजेंट हायर कर लेते हैं, जिससे कमीशन बेस पर वो कमीशन देते हैं कि आप सेल करें और हमारी आपको कमीशन मिलती रहेगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसमें दो बंदे इन्वॉल्व हो गए, एक तो वो जिसने चीजें भेजनी है, जो ऑनर है गुड्स का, और एक वो जिसने आगे चीजें सेल करनी है। तो इन दोनों को हम देखते हैं कि दोनों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, दोनों को क्या कहा जाता है अकाउंटिंग में। कंसाइनर इज अ पर्सन, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर एटसेट्रा। कोई भी कंसाइनर कोई भी हो सकता है, वो इम्पोर्टर भी हो सकता है, वो डीलर भी हो सकता है, जो अपने बिहाफ पे चीजें भेज रहा है और सिर्फ कमीशन पे कर रहा है अगले को बेचने पर, तो वो कंसाइनर बंदा बन जाएगा। Who send goods to its agent फॉर सेलिंग पर्पज, तो इसको क्या कहते हैं हम, कंसाइनर। द पर्सन टू होम गुड्स कंसाइंड फॉर सेलिंग इज नोन एज कंसाइनी। ठीक हो गया, जिसको भेजी जा रही है वो कंसाइनी। अब आईकॉम में इन दोनों की डेफिनेशन आ सकती है कि बताएं इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज कंसाइनर एंड व्हाट इज कंसाइनी, एंड व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली कंसाइनमेंट। तो ये सारी तीनों डेफिनेशन यहाँ पर कवर होगी। ग्रेजुएशन में बीकॉम में डेफिनेशन नहीं है, वहां पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। The account ledger which is prepared for calculating profit from such consignment is known as the consignment account. तो कंसाइनर अपनी बुक में जो अकाउंट मेंटेन करेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस कंसाइनमेंट, उस अकाउंट को कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनमेंट लेजर। ठीक हो गया, जिससे उसको पता चल जाएगा कि हमने इस कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट अर्न किया है। वो सारी ट्रांजैक्शन जो है अपनी कंसाइनमेंट की उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। अब आ जाते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहले कंसाइनर की बुक। कंसाइनर कौन होता है? कंसाइनर वो शख्स है जो भी चीजें भेजने वाला होता है किसी दूसरे शख्स को, या ऑनर ऑफ द गुड्स। सबसे पहली एंट्री जब वो ये काम करेगा, क्या करेगा, व्हेन गुड्स सेंड टू कंसाइनी फॉर सेल, कि जब वो गुड्स अपनी भेजेगा कंसाइनी को फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो एंट्री क्या पास होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट को हम एज अ एक्सपेंस ट्रीट करें या एसेट ट्रीट करें,
दोनों का अकाउंट डेबिट ही होगा, क्योंकि अकाउंटिंग का हमने रूल पढ़ा था, जब एसेट इंक्रीज होते हैं बिजनेस के या जब एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो उन दोनों को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट साइड वाली एंट्री हमेशा ऊपर लिखी जाती है और जिसको क्रेडिट करना होता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो ये दोनों ट्रीट होगा, क्योंकि इसमें समटाइम इसको एसेट ट्रीट किया जाएगा, समटाइम इसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। तो कंसाइनमेंट के नाम से आपने डेबिट करना है एक अकाउंट और क्रेडिट करना है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट का नाम क्यों देंगे हम, क्योंकि हमने जितने एक्सपेंसेस करने हैं, जितना प्रॉफिट होना है, वो हमने इस स्पेसिफिक कंसाइनमेंट को चार्ज करना है। हम अलहदा नाम से चार्ज नहीं करेंगे, वो फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही हमें प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन, हर अकाउंट का, हर हेड का अलहदा अलहदा जो है ना वो अकाउंट बनता है। तो इसीलिए इसको जो है ना कंसाइनमेंट का नाम दिया जा रहा है, ताकि आप इजीली इसको एक्सपेंस चार्ज कर सकें। इसको जब एसेट की नेचर को टाइप करना है तो एसेट इसको चार्ज कर लें। When expenses paid by consignor for sending goods to consignee, like freight expenses, cargo, insurance, duty, loading, etc. जब भी कंसाइनर क्या करेगा, गुड्स, उस कंसाइनमेंट पे कोई एक्सपेंस पे करेगा, क्वेश्चन के अंदर वाज़ह लिखा होगा कि कंसाइनर ने ये एक्सपेंस पे कर दिए हैं, तो आपने क्या करना है, उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए किस क्या एंट्री पास की जाएगी, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो देखिए। सबसे पहले कंसाइनमेंट को आपने डेबिट करना है, क्योंकि असल में ये जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, ये एक्सपेंस अपनी नेचर का एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस है कंसाइनमेंट के ऊपर, कि आपने कंसाइनमेंट का जो काम किया है उसको इस एक्सपेंस को चार्ज करें, ताकि इस एक्सपेंस को इसी के प्रॉफिट में से माइनस करके एक्चुअल कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हमारे सामने आ सके। तो चूंकि हम कैश पे करेंगे तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट साइड पर नोट किया जाता है। अगर आप बाई चेक पे करेंगे तो बैंक अकाउंट को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि बैंक भी हमारा एसेट होता है और जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। जहां पर चीजें हमारी जानी थी वहां पहुंच गई, वहां पर कंसाइनर ने भी कुछ एक्सपेंस किए, अनलोडिंग के कर दिए, कुछ इंश्योरेंस उसने पे कर दी, या कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसने पे कर दिए, तो वो भी एक्सपेंस असल में उस बंदे के एक्सपेंस नहीं है, उस शख्स के कंसाइनी के एक्सपेंस को नहीं होंगे, वो एक्सपेंस हमारे ही होंगे और हम ही उसको ट्रीट करेंगे अपने कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर भी कंसाइनमेंट अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, लेकिन अब पैसे तो आपके हाथ से नहीं गए हैं, ना ही आपका कैश गया है, ना ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे गए हैं, तो आपने तो देने हैं अब कंसाइनी को पैसे। तो आप कंसाइनी को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करके अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर लेंगे। तो अकाउंटिंग में जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए अपने कंसाइनी का नाम लिख के उसको अपनी लाइबिलिटी बना ली कि हमने ये पैसे कल को उसे वापस करने हैं, तो ये लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। When consignor received any advance from consignee, अब होता यूं है कि समटाइम कंसाइनर कहते हैं कि मुझे कुछ एडवांस भेजो एज अ सिक्योरिटी के तौर पे, ताकि कल को कुछ मसला ना हो जाए, तुम चीजें वगैरह लेके भाग ना जाओ, ये बाद में कोई मसले मसाइल ना हो, तो वो एडवांस पहले ही पे कर देता है। तो फिर कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एडवांस। एडवांस कैश की सूरत में भी हो सकता है, बैंक की सूरत में भी हो सकता है, दोनों सूरतों में होगा। तो या तो अगर कैश ले रहा है तो कैश को डेबिट करेगा, अगर नहीं ले रहा कैश बैंक की सूरत में तो फिर बैंक को डेबिट करेगा। इनको क्यों डेबिट करेगा, क्योंकि कंसाइनर देखेगा कि मेरे बिजनेस में क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है। तो जो चीज आ रही है वो है कैश, वो है बैंक। तो चूंकि ये एसेट है और जब एसेट बैंक में आते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उनको डेबिट किया जाता है। इसी तरह कंसाइनी को, अब ये जो एडवांस उसने लिया है, ये एडवांस कंसाइनी ने हमारे कोई पैसे देने तो नहीं थे, कंसाइनी ने हमें एज अ एडवांस के तौर पे दिए। तो ये हो सकता है कल को हमें वापस करने पड़ जाए, हमारी गुड्स ना सेल करें, वो डिमांड करते हैं कि कंसाइनी के मेरे पैसे वापस कर दो, तो हम उसको क्या करेंगे, एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे कि कंसाइनी हम पे हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी बन गई है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कंसाइनी हमारा डेटर नहीं है कि जिस वजह से हमने इसको क्रेडिट कर दिए। जब डेटर डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट कर दिया जाता है, नहीं,
कंसाइनी हमारा किसी तरह का भी मकरूज नहीं है, उसने सिक्योरिटी के तौर पे हमें पैसे दिए, तो एडवांस के तौर पे हमने ये लिए और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक किस्म की लायबिलिटी। When consignee accept bills of exchange for a specific period of time। अब ये सारे वर्डिंग जो है ना, ये सारी क्वेश्चन में आ सकती है, तो इसीलिए हम वन बाय वन इस एंट्री को देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये वर्डिंग आए तो हम उसको फौरन जज करेंगे ये एंट्री पास करनी है। ये कंसाइनर की बुक में हम अभी एंट्री कर रहे हैं। जब कंसाइनी आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपने जो लास्ट चैप्टर में पढ़े होंगे बीकॉम पार्ट 1 की बुक में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, एसेट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक किस्म का हमें एक सोर्स मिल जाता है कि हमारी इनकम का ये सोर्स बनेगा कल को। तो हम क्या करते हैं, जब बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा कंसाइनी एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को डेबिट करेंगे हम, क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। पहले हमारे एसेट में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं थे, जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज ये आ गया, हमारा एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट भी इसीलिए करेंगे कि ये हमारी अब एक किस्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। हमने इससे कोई पैसे लेने तो नहीं थे, ये हमने उस पर सिक्योरिटी के तौर पे बिल ड्रॉ कर लिया और हमारा एसेट तो बढ़ गया, साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो जब लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो इसको हम लायबिलिटी ट्रीट करके क्रेडिट करेंगे। व्हेन गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, अब जब जो असल काम था कंसाइनी का, चीज़ें बेचना, अब जब वो चीज़ें बेच देगा तो हम अपनी बुक में क्या एंट्री करेंगे, वो हमें इंटीमेट कर देगा मंथली या एनुअली, या हमारी जो भी उससे पॉलिसी डिसाइड हो जाएगी कि जैसे ही आप चीज़ें बेचो, या जैसे ही हर मंथ आपने हमें रिपोर्ट करना है कि इतनी चीज़ें बिक गई। तो जैसे वो चीज़ें सेल करेगा, क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा कि कंसाइनी ने चीज़ें बेच दी हैं, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट को हम करेंगे डेबिट, कंसाइनी को करेंगे डेबिट, और अपनी जो कंसाइनमेंट हमने इंक्रीज की हुई थी, हमने एक एसेट बनाया हुआ था या हमने एक एक्सपेंस अपना इंक्रीज किया हुआ था, वो एक्सपेंस अब हो गया कम, एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, तो इसको करेंगे क्रेडिट। और जैसे ही कंसाइनी, अब हमने ये पैसे कंसाइनी से लेने, असल में हमारी ये सेल हुई है कंसाइनी की वजह से, तो कंसाइनी अब हमें ये पेमेंट करेगा, तो इस वजह से हम कंसाइनी को अपना एसेट बना लेंगे। तो कंसाइनी हमारा क्या बन जाएगा, एक किस्म का एसेट। और कंसाइनमेंट हमारा अकाउंट जो अगर एसेट था तो वो एसेट अब कम हो गया है, अगर हम इसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे थे, दोनों को जो भी ट्रीट कर ले उसका ट्रीटमेंट एक ही होना है। दोनों में से जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो वो डेबिट हो जाएंगी, जब ये चीज़ कम हो जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये हर क्वेश्चन में लाजमी आएगी कि कंसाइनी ने चीज़ें बेच दी हैं, तो ये एंट्री आपने लाजमी याद रखनी है। व्हेन कंसाइनी टेक गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, अब समटाइम ऐसा होता है कि वो पर्सनल यूज चीज़ें कर सकता है, या उसको अगर पता है कि मेरी कमीशन मुझे लेट मिलनी है तो मैं अपनी ये चीज़ें सेल करके अपनी कमीशन पूरी कर लूँ, तो वो कहेगा जी मैंने पर्सनल यूज़ कर ली ये चीज़ें। तो जब वो चीज़ें आपकी पर्सनल यूज़ कर लेगा तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, आप कंसाइनी को बना लेंगे अपना एसेट कि भाई अब ये कंसाइनी ने हमें पैसे देने हैं, तो कंसाइनमेंट आपकी क्या हो जाएगी, कम। जब आपकी कंसाइनमेंट कम हो गई है तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। स्टॉक टेकिंग व्हेन गुड्स अवेलेबल एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, स्टॉक टेकिंग होती है जब साल के एंड पे अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं, तो आप हर अकाउंट की जो है ना वो फाइनल वैल्यू लेते हैं। इसी तरह स्टॉक भी टेक किया जाता है कि कितना स्टॉक हमारा अवेलेबल है, जो हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी होती है। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, स्टॉक टेकिंग की जाएगी, कंसाइनी से पूछा जाएगा कितनी चीज़ें पड़ी हैं तो वो बता देगा, तो फिर आप इसकी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेंगे। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ये आपका एक एसेट इंक्रीज हो गया या आपका एक एसेट आ गया आपके पास, किस वजह से, कंसाइनमेंट को आप कर देंगे क्रेडिट कि हमारी कंसाइनमेंट वक्ती तौर पे क्लोज हो गई है, ये इसकी क्लोजिंग बैलेंस है, इसके क्लोज होते ही एक नया एसेट जनरेट हो गया जिसका हमने नाम रख लिया स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनमेंट स्टॉक। ए बी सी जो भी कंसाइनमेंट होगी, जिस भी शख्स के पास होगी, उस शख्स का नाम मेंशन कर देंगे कि अगर हमारी एक से ज़्यादा लोग हमारी कंसाइनमेंट पे काम कर रहे हैं तो फिर हर बंदे का नाम लिखा जाएगा। फॉर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स डैमेज इन एबनॉर्मल लॉस, अब आ जाता है जी एबनॉर्मल लॉस और एक कहता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो लॉस है कि जो हमें पता है, हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये लॉस अक्कर होना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से चीज़ें भेजते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट
तो कुछ ना कुछ चीज़ खराब ज़रूर होनी है। केमिकल है तो वो एवेपोरेट होना है, या लीकेज हो सकता है, या ऑयल है, घी है तो वो लीक वगैरह हो सकता है, या इस तरह की कोई और चीज़ है कि जिसका लॉस लाजमी होगा, वो नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस का कोई इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होता, जस्ट अपनी जो गुड्स हैं उसकी प्राइस को एडजस्ट कर लिया जाता है। अगर हमने 100 चीज़ें भेजी थी, तो अब देखते हैं कितनी चीज़ें वापस रह गई हैं, उसको प्राइस को हम एडजस्ट कर लेते हैं कि पहले वो जो प्राइस थी हमारी 1 लाख, वो 10 चीज़ों की थी। अब वो जो हमारी 1 लाख प्राइस है, अब वो 9 चीज़ों की रह गई है, नौ, एक चीज़ हमारी लॉस हो गई है। तो हमने जस्ट प्राइस को एडजस्ट कर लेना होता है, हमारी समझ लिया आप कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाती है बस। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है, वो नाम से पता लग रहा है कि एबनॉर्मल लॉस है, तो इसका सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कि जिसमें बाकायदा इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें इंश्योरेंस करवाई जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें क्लेम मिलेगा उस क्लेम को रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर जितना क्लेम अनरिकवरेबल रह जाएगा उसको हम अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। अब सबसे पहले जब एबनॉर्मल लॉस होगा तो गुड्स लॉस्ट, इसको डेबिट करेंगे। गुड्स लॉस्ट की नेचर क्या होगी? एक्सपेंस की नेचर होगी हमारी। और कंसाइनमेंट हमारा कम हो गया, जाहिर बात है जितनी चीजें लॉस हो गई, अब वो कंसाइनमेंट तो नहीं रह गई, तो वो हमारा डिक्रीज हो गया, तो इसको क्या कर देंगे आप? क्रेडिट करेंगे। अब ये अब नॉर्मल लॉस में होगा, ये 2-3 एंट्री अब नॉर्मल लॉस में होगी, नॉर्मल लॉस में कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर हमने इंश्योरेंस कंपनी से कुछ अपना क्लेम एडमिट कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है हम आपको क्या कर देंगे, ये कुछ क्लेम हमारा आपका एडमिट कर लेते हैं, मतलब आपने जो हमें इंश्योरेंस दी हुई थी हम उसमें आपका क्लेम एडमिट कर लेते हैं। तो जब एडमिट करने करेंगे तो हम अपना इंश्योरेंस कंपनी को अपना एसेट बना लेंगे कि कल को हमें इससे पैसे वापस मिलने हैं। तो क्या हम करेंगे? बैंक अकाउंट, अगर तो पैसे फौरन हमें मिल गए तो ठीक है जी, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, क्योंकि वो बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, कैश के थ्रू करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर हमारा इंश्योरेंस कंपनी एक एसेट बन जाएगी, और जिस वजह से बनी है वो गुड्स लॉस्ट अकाउंट। पहले हमारा लॉस हो रहा था 1 लाख रुपए का, हमें जैसे ही पता लगा हमारा अब नॉर्मल लॉस हुआ, हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, वो आ गई 1 लाख रुपया। अब कंपनी ने क्लेम कर लिया कि ठीक है हम आपको 50,000 दे देंगे, 50,000 हम नहीं देंगे। तो 50,000 का जो लॉस था आपका, अब वो नहीं रहा, अब वो लॉस आपका कम हो गया, जो पहले 1 लाख का था अब वो 50,000 का रह गया। तो जितना लॉस कम हो जाएगा उस लॉस को आप यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। ये पूरा लॉस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ उतना लॉस आएगा जितना कंपनी एडमिट करेगी या जितना कंपनी आपको पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी। सम टाइम गेन्स अर्नड ऑन सेलिंग ऑफ डैमेज गुड्स। अब कुछ ऐसा होता है कि वो जो गुड्स डैमेज हुई होती हैं, जिस तरह चीनी के थैले अगर आपने भेजे हैं और वो उसमें से कुछ गीले हो गए हैं, तो वो गीले तो आप जो नहीं बिकेंगे, परचून पे तो नहीं बिकेंगे, लोग नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज वाले जहां पर गीली सूखी चीनी का कोई फर्क नहीं है, वहां पे सिर्फ उन्होंने बल्क में चीनी इस्तेमाल करनी है, तो वो चीनी खरीद लेंगे। लेकिन वो खरीदेंगे सस्ती, क्योंकि उन्हें अगर जब तक बेनिफिट नहीं होगा वही चीज नहीं लेंगे, वो कहेंगे हमें सही चीज ही दो। तो आपने उसको रिकवर करने के लिए उस चीनी के थैलों को बेच दिया सस्ता, अब उससे आपको कुछ गेन हो गया। ये सारा कंसाइनमेंट के कंसाइनर की बुक में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, उस रिकवरी को भी आप रिकॉर्ड करेंगे। आप कहेंगे हमारा कंसाइनी जो है, क्योंकि चीजें डैमेज हुई हैं कंसाइनी के जाने के बाद, वहां पे चीजें बिकेंगी, तो कंसाइनी ने आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया आपकी डैमेज गुड्स इतने की बिक गई हैं, तो आपने फौरन कंसाइनी को अपना एसेट बना लिया, और जैसे ही बनाया वो आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, और गुड्स लॉस आपकी जो जितने की थी, जितने की वो बिकी हैं, वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। फॉर नेट लॉस ऑफ स्टॉक, अब जाहिर बात है कि लॉस हुआ 1 लाख का, 50,000 कंपनी ने क्लेम कर लिया, 30,000 के आपके वो बिक गए डैमेज, 20,000 तो आपका बच गया ना। अब जितना वो लॉस होगा उसको आप एंड पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? गुड्स लॉस्ट अकाउंट्स को, कंसाइनमेंट को नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट तो पहले ही कर दिया आपने, पूरी अमाउंट से आपने क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद आपने ये देखा कि कितनी गुड्स लॉस्ट हमारी जो बच गई थी, आप उस अमाउंट से जो है ना लास्ट में ट्रांजैक्शन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे। When goods sent to consignee on invoice price at the time of preparing consignment account, the following entry will be passed to adjust the invoice price at cost price. अब जब आपने चीजें भेज दी एक्स्ट्रा प्राइस लगा के, इजाफी कीमत लगा दी उसे,
ताकि कंसाइनी को ना पता चले कि हमारा इसमें प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अब आपने उसको तो बता दिया कि ये मैं आपको 100 रुपए की चीजें भेज रहा हूँ, आपने इसको 110 की बेचनी है या 105 की बेचनी है। आपको जबकि पता था आपकी चीज 90 की है, आपने उसको 100 बताया, उसने आगे 105 की बेच के समझा कि इसको 5 रुपए प्रॉफिट है, तो चलो मैं इससे 1 रुपया कमीशन तय कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ इसके जो है ना वो पैरामीटर्स हो सकते हैं कि आपने कीमत कम ज्यादा क्यों लिखवाई है। अब आपने चीजें एक्स्ट्रा प्राइस पे भेज तो दी, लेकिन अब आपने तो निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट। कंसाइनमेंट अकाउंट आप क्यों बना रहे हैं, कंसाइनर देखना चाह रहा है कि मुझे इस कंसाइनमेंट से असल में प्रॉफिट कितना हुआ। तो जब आपने पहली चीजें एक्स्ट्रा चार्ज कर दी हैं, इजाफी कीमत लगा के भेज दी है, तो अब आपका प्रॉफिट कैसे कम हो जाएगा। ठीक है, जितना प्रॉफिट कम होगा उसको हमने अब एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने की क्या एंट्री होगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक हम आर्टिफिशियल सा अकाउंट जनरेट करेंगे जो हमें ये शो करेगा कि हमारी ये इजाफी कीमत चार्ज हुई हुई है। असल में हमने ये पैसे कंसाइनी से नहीं लेने थे, कंसाइनी ने हमें इसको सेल में नहीं शो करना, हमने इसको एडजस्ट करना है उस प्राइस से जो हमने प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज की हुई है अपनी कंसाइनमेंट को। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट, इतने पैसों से वो कम हो जाएगी। ठीक हो, आगे जाके हम इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे, फिर आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। लेकिन अभी के लिए आपने जस्ट ये स्टेटमेंट्स याद रख लेनी है कि क्या क्या क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी, लॉसेस हमने जो पहले डिस्कस की है, अब उसको हम वर्डिंग की फॉर्म में देख लेते हैं। नो सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड इन दिस केस, ओनली क्लोजिंग स्टॉक विल बी एडजस्ट विद लॉस्ट गुड्स। ठीक हो गया, हमें पता लग गया नॉर्मल लॉस ऐसे ही ट्रीट करते हैं। इन दिस केस सेपरेट एंट्रीज विल बी पास्ड टू रिकॉर्ड द एबनॉर्मल लॉस। इन सिंपल वर्ड, द लॉस विच कैन बी मिनिमाइज्ड थ्रू सम practitionary measures like damage during transit, loss by fire, lost by theft, etc. These are the examples of abnormal loss, and you have to pass the journal entries to record the abnormal loss. There is no separate entry to record the normal loss. What is meant by invoice price? This is the another definition, this is the another short question you may appear in the ICOM paper. What is invoice price? The price which include some profit in cost price. इनवॉइस प्राइस किसे कहते हैं, ऐसी प्राइस कि जो कॉस्ट के ऊपर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट चार्ज करके जो एंट्री आप पास करते हैं कंसाइनी को दिखाने के लिए, उसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस आपको क्लियर हो गया क्या होती है इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड। अब वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक्स की कैलकुलेशन देख लेते हैं। सिंपल एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें जस्ट हम ये देखेंगे कि जो स्टॉक हमारा बच गया है उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम। इन केस वेयर ऑल सेंट गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड while preparing final accounts by the consignor, the unsold stock is brought into the books of by means of these journal entries. उस अनसोल्ड स्टॉक्स को हमने रिकॉर्डिंग में कैसे लेकर आना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका क्या करना है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे जो हमारा स्टॉक बच चुका होगा, और हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री हमने पहले भी देख ली और अब भी देख ली, लेकिन अब जो डिफरेंस इसमें आएगा वो जस्ट कैलकुलेशंस का आएगा। क्योंकि याद रखें हमने जो कंसाइनमेंट भेजी होती है उस पर कंसाइनर कुछ एक्सपेंस करता है। तो हमने अकाउंटिंग का ये रूल पढ़ा है, एक होते हैं एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ जुड़े होते हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है, और उस डायरेक्ट एक्सपेंस को उस प्राइस की वैल्यू में शामिल किया जाता है, उसकी कॉस्ट में उसको ऐड किया जाता है। तो यहां पर हमने वो कैलकुलेशन करनी है कि जो जो एक्सपेंस हमने कंसाइनमेंट को भेजने में किए, कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने के लिए किए, उन गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए किए, वो एक्सपेंसेस हमारे स्टॉक की प्राइस में प्रोपोर्शनेट उनका ऐड होगा। द कंसाइनमेंट स्टॉक इज एन एसेट
एज वी नो हम इसको एसेट भी ट्रीट कर सकते हैं और इसको एक्सपेंस भी ट्रीट करेंगे। जब कोई एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो ये एक्सपेंस बन जाएगा, जब कोई एसेट इंक्रीज होगा तो इसको आप एसेट इंक्रीज कर लेंगे। स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। स्टॉक किस प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? आंसर इज विच एवर इज लोअर। जो प्राइस कम होगी हम उस प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट प्राइस मीन्स कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक्स प्लस proportionate amount of the expenses which are necessary to put the goods into the godown of consignee। सिंपल उसने अब क्राइटेरिया दे दिया कि प्राइस कौन कौन सी शामिल करनी है, वो वाले एक्सपेंसेस शामिल करेंगे हम स्टॉक में जो कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने के लिए किए जाएंगे, चाहे वो कंसाइनी कर रहा होगा चाहे वो कंसाइनमेंट का कंसाइनर की तरफ से पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेट्स टू ऑक्टरी ड्यूटी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, फॉरवर्डिंग चार्जेस, कैरिज अप टू द कंसाइनीज गोडाउन। ये कुछ एग्जाम्पल्स उसने दे दी कि जिस एग्जाम्पल के नाम से हम पहचान लेंगे, अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखे हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जिसने भी पे किए हैं, कंसाइनी कंसाइनर ने पे किया, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। नॉर्मली होता ये है कि कंसाइनर की तरफ से किया गया हर एक्सपेंस जो भी होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। और कंसाइनी की तरफ से हम ये देखेंगे कि कंसाइनी ने कौन सा एक्सपेंस पे किया। कंसाइनी ने अगर ऐसे एक्सपेंस पे किए कि जो गोडाउन में रखने के बाद हुए तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होंगे, लेकिन गोडाउन तक ले जाने में अगर उसने कुछ एक्सपेंस लगा दिए कंसाइनर के कहने पर तो फिर इसका मतलब वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। लेकिन अगर ये जो नाम नीचे गिवन है, इन नामों में से कोई नाम अगर कंसाइनी के साथ जोड़कर बताया जाएगा तो इट्स मीन वो भी कंसाइनर डायरेक्ट एक्सपेंस ही ट्रीट होंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल्स पे अब आ जाए जी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्डेक्स कंपनी 600 यूनिट्स कंसाइंड of chairs to Aleem and Company, cost price unit is 12,000। कॉस्ट प्राइस उस 600 यूनिटों की क्या है, 12,000 रुपया है। कुर्सी के 600 यूनिट है वो भेज दिए उसने, 12,000 उसने बता दीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस है। एंड पेड द फॉलोइंग एक्सपेंस, साथ ही नॉर्डेक्स कंपनी कंसाइनर कंपनी ने कुछ एक्सपेंस पे कर दिए जो कि कैरिज के नाम से 200 रुपया, मैरीन इंश्योरेंस के नाम से उसने 1200 पे कर दिया, फ्रेट ₹400। अब चूंकि वो चीजें उसने कंसाइनी को चूज इसलिए किया था कि दूसरी एरिया में जाके चीजें सेल हो, क्योंकि जिस एरिया में वो खुद रह रहा है वहां पे तो खुद ही करेगा, वहां पे तो किसी कंसाइनी की जरूरत नहीं है। तो फिर इस तरह के एक्सपेंस अक्कर होंगे क्योंकि आउट ऑफ द सिटी है, आउट ऑफ द बाउंड्री है, तो वहां पर ये वाले एक्सपेंसेस अक्कर होंगे। डॉक चार्जेस टू कंसाइनीज वेयर हाउस, कंसाइनी वेयर हाउस के डॉक चार्जेस वो भी कंसाइनर ने पे किए हैं। देन इम्पोर्ट ड्यूटी, 600 रुपीज इम्पोर्ट ड्यूटी थी। जब चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं वहां से इंपोर्ट हो रही हैं तो फिर 600 जो है इम्पोर्ट ड्यूटी पे की। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, क्योंकि एक्सपेंसिव एंड कंसाइनी जो भी एक्सपेंस करेगा वो कंसाइनर के कहने पर करेगा, खुद से वो कोई एक्सपेंस नहीं कर सकता। कैरिज टू बायर्स वेयर हाउस, ये कह लें कि कैरिज टू बायर्स वेयर हाउस, ये कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, वेयर हाउस का मतलब बायर्स के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए कैरिज पे कर दिया एक्सपेंस कंसाइनी ने। जो वेयर हाउस की मैंने बात की थी वो था कंसाइनी के वेयर हाउस तक जहां पे चीजें सेलेबल गुड्स में जानी है, कि जी ये चीजें जब तक सेलेबल की कंडीशन में नहीं आती हम एक्सपेंस को कंसाइन डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। लेकिन अब आगे जाके कोई कस्टमर ये कंडीशन लगा देता है कि मुझे चीजें मेरे वेयर हाउस तक पहुंचा दो और एक्सपेंसेस आप बियर करो, तो फिर वो वाले एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं होंगे। कमीशन पे कर दी जी, कंसाइनी ने कहा जी मेरी तो कमीशन इतनी बनती है, वो उसने चार्ज कर ली, ठीक है कमीशन भी हमारे लिए एक्सपेंस ही है कंसाइनर के लिए, तो लेकिन वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो चीज़ें सेल की कंडीशन पे हैं। एक्सपेंसेस ऑन गुड्स सोल्ड, ये भी एक्सपेंस किए उसने। वेयर हाउस रेंट, कंसाइनी के वेयर हाउस का रेंट वो भी उसने चार्ज कर लिया। आउट ऑफ 600 यूनिट्स 400 यूनिट्स वर सोल्ड, 400 यूनिट जो है वो बिके हैं, 200 बच गए हैं। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, फाइंड द वैल्यू, जो 200 यूनिट बच गए हैं जरा उसकी वैल्यू तो बताएं। उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, मैंने पहले भी कहा था कि तमाम एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उसका हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे
कि अगर हमने जो चीजें भेजी हैं एक एक गुड्स पे कितना एक्सपेंस बनता है, जितना भी एक्सपेंस एक गुड पे बनेगा उसको हम अनसोल्ड गुड्स से मल्टीप्लाई करके अपना एक्सपेंस निकाल लेंगे। एक्सपेंसेस मेंशन फ्रॉम ए टू ई, जो पीछे क्वेश्चन में ए टू ई एक्सपेंसेस हैं वो इनकर्ड बाय मेकिंग द गुड्स सेलेबल एट द कंसाइनीज वेयर हाउस, therefore the proportionate will be added in the value of unsold stocks। ओके जी, टोटल गुड्स 600 एंड 400 सेल होगी, 200 यूनिट बच गए हमारे, ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक्स, यहां पे ये आना है 2000 का जो है ना हमारा एक प्राइस, एक जो है ना चेयर की कीमत है उसको 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये 4 लाख आ गया, ठीक हो गया। 12,000 था ना हमारा टोटल प्राइस 600 यूनिट का, उसको डिवाइड करेंगे आप इस पे तो एक चेयर की कीमत आ जाएगी, उस एक चेयर की कीमत को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 200 बच गई है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये जस्ट है कॉस्ट प्राइस। अभी इसमें एक्सपेंस का जो प्रोपोर्शनेट है वो ऐड होना है। टोटल कॉस्ट ए टू ई, वो जी ए टू ई की टोटल कॉस्ट बनती है 4,150 रुपए, ठीक है। 4,150 किस पे किए हमने, 600 यूनिटों पर हमने किए। तो ये नाइंसाफी होगी कि हम इस सारे के सारे को अभी जो अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उसे चार्ज कर दें, उसे चार्ज नहीं करेंगे, उसे सिर्फ उतना एक्सपेंस चार्ज करेंगे जितनी चीजें बिकी हैं, जितनी नहीं बिकी उसका एक्सपेंस हम अलहदा निकाल देंगे। तो वो अब हम करने लगे हैं। इस 4,150 को आप डिवाइड करेंगे पहले 600 से, आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी कि एक यूनिट पे कितना एक्सपेंस हुआ। ये होता है पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने का फार्मूला, कि टोटल एक्सपेंसेस को जब आप डिवाइड कर देते हैं उससे टोटल वैल्यू से तो वो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ जाती है। इस पर यूनिट कॉस्ट को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 200 से करेंगे, मतलब पूरा ही फार्मूला ही हमने लिख दिया कि इसको पहले डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 200 से, तो आपके पास ये टोटल प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आ गए। कितने आए वो 1,383.33 समथिंग। इसको जब आप ऐड करेंगे इस वाली प्राइस में जो स्टॉक की प्राइस आई है तो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। However, where detail regarding the nature of the expenses is not given in the question, the expenses incurred by the consignor will be taken into the account for valuation of closing stock. Expenses incurred by consignee will be ignored। जब तक हमें नेचर नहीं पता होगी ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस इग्नोर कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। टॉपिक क्या है, इनवॉइसिंग गुड्स एट द प्राइस हायर देन कॉस्ट प्राइस, कि आपने जो गुड्स भेजी हैं आपने अपनी कॉस्ट प्राइस से हायर पे चार्ज करके उन्हें भेजी हैं, इनवॉइस प्राइस पे चार्ज की हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इफ गुड्स चार्ज हायर देन द कॉस्ट प्राइस देन द फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास्ड टू दिस। कीप इन माइंड 2 पॉइंट्स, कीप इन माइंड, क्या माइंड करने हैं, प्राइस अनलोडिंग फ्रॉम और प्राइस अनलोडिंग फ्रॉम स्टॉक लेफ्ट ओवर ऑन कंसाइनी इफ एनी। दो चीजें आपने अपने जेहन में रखनी है। जब भी प्राइस हायर पे आप चार्ज करेंगे अपना कंसाइनमेंट अकाउंट, तो दो के ऊपर से आपने प्राइस की अनलोडिंग करनी है। एक तो उसके ऊपर से जो स्टॉक बच गया होगा कंसाइनी के पास, और एक वो जो आपने गुड्स भेज दी हैं जो गुड्स सेंड की हैं वो, और जो गुड्स आपने बच गई हैं कंसाइनी के पास उसके ऊपर से आपने क्या करना है, अपना अनलोडिंग करनी है, किसकी, जो इजाफी कीमत आपने चार्ज की। चलें देखते हैं इसको। फॉर ट्रीटमेंट of a following entry will be passed with excess amount which have charged at the time of goods sent on consignment। जब आपने गुड्स सेंड की कंसाइनमेंट पे, क्या हो रहा है, नेट प्रॉब्लम आ रही है जी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जो पहली एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसको ही आप रिवर्स कर देंगे तो आपकी अनलोडिंग हो जाएगी पहली एंट्री की। फिर दूसरी एंट्री वो जो आपने अनसोल्ड स्टॉक आपका पड़ा हुआ है उसको आपने एंट्री पास करनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना है,
टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है कि ये स्टॉक के ऊपर हमारी एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज हुई है, इसको हम जैसे अकाउंट दोबारा ओपन करेंगे इसको हम रिवर्स करेंगे, हमारी दोबारा से जो है ना वो ओवरलोडिंग हो जाएगी, दोबारा से हमारी इनवॉइस प्राइस पे अकाउंट चार्ज हो जाएगा। तो बैलेंस शीट ट्रीटमेंट क्या है, द स्टॉक रिजर्व अकाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जितना स्टॉक हमारा पड़ा होगा उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।